Assalamualaikum students. My name is Mohammed Bilal from Medify and I am currently doing my third year MBBS at King Edward Medical University Lahore. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लाइक करता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया का क्या मतलब है। ये सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह इस टॉपिक में क्लियर करने की कोशिश करूँगा और हम इसको 3D मॉडल्स की मदद से बेहतर विजुअलाइज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए भी आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक कहाँ पर कर रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक कर रहा होता है पेल्विक कैविटी के अंदर। अगर हम देखें पेल्विक कैविटी क्या है, एक तरफ ये हिप बोन मौजूद है, दूसरी तरफ ये हिप बोन मौजूद है, पीछे ये सैक्रम है, ये रेक्टम मौजूद है और ये यहाँ पर ये तो आपको यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो ट्यूब नज़र आ रही है ये यानी कि वास्ट डेफरेंस बोलते हैं इसको, आगे हम क्लियर करते हैं। और बाकी जो जो भी आगे मज़ीद कुछ पोर्शंस जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो इसके अंदर लाइक कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम इंटरनल जेनिटेलिया। दूसरा होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया कि जो बाहर चीज़ें हैंग कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें ये टेस्टिस आ जाती हैं और ये पीनस आ जाती है। तो अब हम अगर देखें इसके अंदर तो जो टेस्टिस हैं, 2 टेस्टिकल्स या टेस्टिस मेल के अंदर मौजूद होती हैं और इनके बाहर जो कवरिंग मौजूद होती है उसको हम ये यहाँ पर बनी नहीं हुई लेकिन मैं ये बना रहा हूँ। ये देखिए, ये है टेस्टिस की बाहर की कवरिंग जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम की ये ऊपर यहाँ पर एक सेप्टम होती है जो कि इन दोनों टेस्टिस को आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होने से बचाती है या एक दूसरे के साथ कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, और ये स्क्रोटम स्क्रोटम होती है और साथ में यहाँ अंदर वाली तरफ थोड़ा फैट होता है। और फिर उसके बाद जो है वो टेस्टिस की लेयर आ जाती है। ठीक है, तो अब दूसरी लेयर की तरफ पहली बात हमने कर ली है उसकी, जो स्क्रोटम की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टेस्टिस की आउटर लेयर की। क्या आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस, इसको आपकी बलोचिस्तान की बुक बोलती है रेमनेंट ऑफ ट्यूनिका वजाइनैलिस। रेमनेंट ऑफ ट्यूनिका वजाइनैलिस। अब ये क्या है, इसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। असल में क्या है, रेमनेंट हम बोलते हैं वो चीज़ जो कि बाकी बच जाती है, यानी कि कुछ ऐसा, ट्यूनिका वजाइनैलिस कोई ऐसी चीज़ है जिसका बाकी बचा हुआ पोर्शन जो है वो इसकी बाहर वाली कवरिंग टेस्टिस की बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका, रेमनेंट ऑफ ट्यूनिका वजाइनैलिस। अब मतलब ये है कि जब एम्ब्रियोलॉजिकली जब एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो वास्ट डिफरेंस आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है, इसके इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है पूरा, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वजाइनैलिस। और वो नीचे टेस्टिस तक को कवर कर रहा होता है यूं। लेकिन जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसके बाद जो इसका ऊपर वाला जो ये वास्ट डिफरेंस के इर्द गिर्द वाला जो सारा पोर्शन है वो हो जाता है ओब्लिटरेट, यानी वो खत्म हो जाता है। वो खत्म हो गया और जो पीछे जो बच गई सिर्फ इसके इर्द गिर्द जो चीज़ बच गई, यानी कि टेस्टिस के इर्द गिर्द, उसको बोल देते हैं मतलब वो सिर्फ बच जाती है तो इस वजह से उसको बोल देते हैं रेमनेंट ऑफ ट्यूनिका वजाइनैलिस। तो ये बात आपकी बलोचिस्तान की बुक ने लिखी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एमसीक्यूज के हवाले से। नेक्स्ट अगर हम आएँ, तो इसके बाद इसके अंदर जो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसका, मैं अगर यहाँ से ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन अगर मैं इसका ड्रा करूँ ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसके अंदर हमें क्या चीज़ दिखाई देगी। हमें ये, मैंने दूसरी तरफ की टेस्टिस बनाई हुई है, ये देखें, इसके अंदर हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है। और पहले हमने जो आउटर लेयर थी उसकी बात कर ली कि वो रेमनेंट ऑफ ट्यूनिका वजाइनैलिस था। अब ये जो अंदर आपको रेड कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है, ये इसकी दूसरी लेयर है। जो टेस्टिस, सबसे पहली लेयर कौन सी थी, स्क्रोटम। दूसरी लेयर थी रेमनेंट ऑफ ट्यूनिका वजाइनैलिस। और ये जो तीसरी लेयर है जो आपको रेड कलर में यहाँ पर शो की गई है, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये भी बात आपकी बलोचिस्तान की बुक में ही लिखी गई है। तो ट्यूनिका, असल में ट्यूनिका है क्या, आपने पहले भी पढ़ा ट्यूनिका वजाइनैलिस, अब यहाँ पर भी है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका असल में होता क्या है, ट्यूनिक बोलते हैं एक लेयर को। तो क्या एक जो लेयर है, मतलब ये एक तरह से एक लेयर ही है ना, ये लेयर है जिसने कवर किया हुआ है टेस्टिस के स्ट्रक्चर को। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ट्यूनिक और ट्यूनिका। तो बाहर वाली लेयर को हमने ट्यूनिका वजाइनैलिस बोल दिया था और ये जो है ट्यूनिका कौन सी है, एल्बुजिनिया। ठीक हो गया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया में आप जैसा कि देख सकते होंगे कि ये यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर के कुछ चीज़ें ट्यूनिका, ये सेप्टा जो है, व्हाइट कलर के सेप्टा जो हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर से अराइज कर रहे हैं।
ये वाइट कलर, ये तो सिर्फ़ आपको कलर स्कीम जो है वो आसान समझाने के लिए है, लेकिन वरना इस तरह से डिफरेंट कलर के वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो लेकिन अब बात ये कह रहा था मैं कि ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसमें से कुछ सेप्टा अराइज़ कर रहे हैं। ये सेप्टा इस पूरी टेस्टिस को छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कई सारे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अब यहाँ पर जो आपको वो हिस्से दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर सिर्फ़ 5 दिखाए गए हैं, लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड कर देती है, जिसको आपकी फेडरल की बुक लिखती है कि 200 टू 250 लोब्यूल्स में ये आपको डिवीजन देखने में मिलती है। 200 टू 250 लोब्यूल्स, और हर लोब्यूल के अंदर आपको ये जो येलो कलर में दिखाई गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपको देखने को मिलती हैं, और इनकी तादाद कितनी होती है? 1 टू 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती हैं। यानी ये अगर ये एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है, तो ये आपको जब इस तरह यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस तरह यहाँ पर बड़ा एक गुच्छा सा दिखाई दे रहा है, तो दिखाई इसी तरह ही देगी गुच्छे की तरह, लेकिन 1 से 4 तक की तादाद के दरमियान इसकी टोटल नंबर होता है। और ये आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि एक जो टेस्टिस हैं उसके अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब देखें, कोशिश देखें उसने पूछा क्या आपसे? उसने पूछा है कि कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर हर लोब्यूल के अंदर 1 से 4 हैं तो आपने अपर लिमिट को कैलकुलेट करना है। 4 आपने अब ले लेनी है कि आप समझें कि हर एक में 4 हैं, हर एक पोर्शन के अंदर, हर एक लोब्यूल के अंदर 4 हैं, और 4 मल्टीप्लाई बाय 250 या 4 मल्टीप्लाई बाय 200, जितना भी आपका आंसर आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 200 800 बन जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 250 जितना भी आंसर बनता है, तो ये आपकी जो रेंज बन जाएगी ये ऑप्शन में लिखी गई होगी, और उसको आप वहाँ पर टिक कर देंगे। इस तरह का एमसीक्यू आपको थोड़ा सा वो घुमा के दे सकता है। ठीक है, ये आपकी, अच्छा ये हमने बात कर ली सबसे पहले, ये आपका क्या था जी, रेमनेंट ऑफ ट्यूनिका वजाइनैलिस, ये था आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसमें से ये सेप्टाराइज कर रहे हैं, जो कि इसको छोटे-छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो कि 200 टू 250 लोब्यूल्स हैं, और हर लोब्यूल के अंदर 1 टू 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब इस ट्यूब्यूल्स में ये जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैंने आपको जैसे पहले भी बता दिया। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से जो इसकी मेन अब जो डक्ट बनेगी वो यहाँ पर बाहर की तरफ आ रही है, और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये इसके अंदर ओपन कर रही है। ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिटी टेस्टिस। रिटी टेस्टिस या स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। रिटी का मतलब स्ट्रेट होता है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं। तो ये रिटी टेस्टिस हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आगे आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये है इफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है, ये इफरेंट डक्ट्यूल्स हैं। तो ये असल में क्या है कि यहाँ से स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। स्पर्म यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस होने के बाद एंटर होता है इन रिटी टेस्टिस में। रिटी टेस्टिस से फिर वो जाता है इस इफरेंट डक्ट्यूल्स में, और इफरेंट डक्ट्यूल से ये जो ऊपर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस में चला जाता है। अभी एपिडिडाइमस यहाँ पर आपको एक गोल से स्ट्रक्चर की सूरत में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इस तरह से नहीं होता है। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है इस तरह से, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसकी इतना ज़्यादा कॉइल होता है कि देखें इसकी टोटल लेंथ होती है, अगर हम इसको स्ट्रेट करके रखें तो इसकी टोटल लेंथ होती है 6 मीटर्स। देखें इतनी ज़्यादा लेंथ होती है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉइल करके ये एक छोटे से इस पोर्शन में यहाँ पर अरेंज हो जाता है। इस एपिडिडाइमस का भी कुछ फंक्शंस होते हैं कि क्या जो स्पर्म्स सारा जो प्रोड्यूस हुआ था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, उसने यहाँ पर आके मैच्योर होना है और इधर आके कुछ वक्त के लिए स्टोर होना है। यानी जब ज़रूरत होगी स्पर्म्स की, तो स्पर्म्स यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये एपिडिडाइमस था। एपिडिडाइमस के बाद ये जो आपको सारी ये दिखाई दे रही है जो हाईलाइटेड है अभी, ये है वास्ट डेफरेंस। वास्ट डेफरेंस फिर यहाँ से जाएगा ऊपर की तरफ, ये देखिए ये ऊपर की तरफ, और ये यहाँ पर इस पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर गया है। ये वास्ट डेफरेंस आप देखें, ये इसमें एंटर कर गया। अब ये जो मैंने आपको करंटली ये शो करवाया हुआ है, ये क्या है? ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पिछली तरफ ये आ जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको पहले ये इसको हम गायब करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम इस सैक्रम को भी गायब कर देते हैं, ये भी गायब कर देते हैं, इस रेक्टम को भी अभी हम गायब कर देते हैं फ़िलहाल, और ये फीमर भी गायब कर देते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको जो आपकी बुक्स में जो तस्वीर दिखाई देती है वो क्या, एक तो ये दिखाई देती है ये वाली, और दूसरी आपको ये वाली तस्वीर वो दिखाई देती है, जो कि शायद बहुत सारे लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल होती है, कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे जा रही है। लेकिन अब मैं आपको चूंकि बता चुका हूँ, तो अब मेरा ख्याल है कि आपको इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जिस तरह की हम बात कर चुके कि यहाँ से ये वास्ट डेफरेंस जो है ये ऊपर जाके इस पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर जाएगा। पेल्विक कैविटी में एंटर करने के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी पिछली तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर आपको ये मिल रहा है ग्लैंड। इसको बोलते हैं हम सेमिनल ग्लैंड। सेमिनल ग्लैंड, अब
जो स्पर्म्स यहाँ से आए हैं टेस्टिस से, सिर्फ वो स्पर्म्स ही आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते जो कि बाहर रिलीज होते हैं, बल्कि उसमें कुछ ग्लैंड की सिक्रीशंस भी होती हैं, क्योंकि स्पर्म्स जो हैं उनको लुब्रिकेशन चाहिए होती है, उनको खुराक चाहिए होती है, उनको न्यूट्रिशन चाहिए होती है, और उनके लिए उनकी एक्टिविटी के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो वो चीज़ें उनको कहाँ से मिलती हैं? वो उनको मिलती हैं ग्लैंड से। और यहाँ पर हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 ग्लैंड्स होते हैं। पहला ग्लैंड तो ये जो आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, ये है सेमिनल ग्लैंड। ये क्या है? यानी कि इसकी दो इसकी तादाद है। ये आप अपने ज़हन में रखिएगा कि इसका 2 इन नंबर है, और उसके बाद ये जो अगला ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोस्टेट है, और ये 1 इन नंबर है। अभी हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तो बात हम ये कर रहे थे कि ये जो डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस जो है, जब ये यहाँ पर आएगी पीछे, इसके यूरिनरी ब्लैडर के पीछे आएगी, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि एक अभी ये यहाँ पर इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे की तरफ। ये यहाँ से ये आगे की तरफ जा रही है, और साथ में जो सेमिनल ग्लैंड है उसकी सिक्रीशंस, उसकी भी एक डक्ट होती है। सेमिनल ग्लैंड की डक्ट जो है वो भी इसके साथ मिल जाती है। यानी ऊपर से वास डेफरेंस आई, नीचे से सेमिनल ग्लैंड की डक्ट आई, और ये दोनों मिलकर अभी ये जो मैं डक्ट बना रहा हूँ ना, ये आप समझें कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये इसकी पिछली तरफ ही मौजूद है। अब इसके इन दोनों के मिलने की वजह से जो चीज़ बनी वो है शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट। ये शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट है, और ये शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट नीचे जो है प्रोस्टेट, उसके अंदर एंटर कर जाती है। प्रोस्टेट के एक साइड से अंदर घुस जाएगी। ठीक है, अब प्रोस्टेट की एक साइड से ये अंदर घुसी, अब यहां से क्या होगा कि इधर प्रोस्टेट की एक साइड से ये अंदर घुस गई, और ऊपर से यहाँ ये ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है। आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर से क्या आ रहा है? यूरिथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन जो है वो बाहर ड्रेन आउट करता है। ये देखें, ये हाईलाइट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अंदर असल में ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से आ रहा है। अब तो आप इसको हाईलाइट देखें। अब क्या होगा कि ये जो पीछे से हमने अभी बात की थी शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट की, वो इजैकुलेटरी डक्ट इसके अंदर आके ड्रेन कर जाएगी। उसने पियर्स किया प्रोस्टेट ग्लैंड को, और वो उसने आके एंटर कर गई इस यूरिथ्रा के साथ। ठीक है, तो यूरिथ्रा के साथ ही एंटर करके अपनी सिक्रीशंस यूरिथ्रा के अंदर डाल देगी, और कुछ जो अब चूंकि ये इसके अंदर एंटर की थी प्रोस्टेट के अंदर, और प्रोस्टेट की कुछ सिक्रीशंस जो हैं वो भी ड्रेन हो जाती हैं इसी इसी के अंदर। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या है कि ये जो आपका यूरिथ्रा है ये बाहर की तरफ फिर, अच्छा ये यूरिथ्रा आगे की तरफ जा रहा है, तो लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर एक और ग्लैंड होता है, पेयर ऑफ ग्लैंड होता है एक्चुअली। एक यहाँ पर मौजूद होता है यूरिथ्रा के इस तरफ, और एक यूरिथ्रा के, एक मिनट सॉरी, एक जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा, और एक जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा, यूरिथ्रा के दोनों तरफ। यानी कि प्रोस्टेट से जैसे ही बाहर निकला यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा के दोनों साइड के ऊपर हमें एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, या इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, COWPER, काउपर, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ग्लैंड जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी अपनी सिक्रीशन जो है वो इसके अंदर डाल देगा, इस यूरिथ्रा के अंदर, ताकि जो स्पर्म्स थे साथ में ग्लैंड्स की सिक्रीशंस थी जो कि यहाँ से सेमिनल ग्लैंड से आ रही थी, प्रोस्टेट से आ रही थी, और यहाँ से भी कुछ सिक्रीशंस और भी मिल जाएंगी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से, और ये सारी जो है वो मिलकर इसके अंदर यूरिथ्रा के अंदर एंटर कर जाएंगी, और फिर यूरिथ्रा से जो स्पर्म्स हैं वो बाहर की तरफ, ये देखिए ये यहाँ से, ये आपको यूरिथ्रा हाईलाइट होती हुई दिखाई दे रही होगी, एक मिनट, ये देखें, ये यूरिथ्रा आपको हाईलाइट होती दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ से फिर स्पर्म यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब हम जरा इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, क्या हुआ क्या हमने स्टार्ट से अगर लेकर चलें, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, उनके वो ओपन हुई, ये इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ओपन हुई इस रिटी टेस्टिस में जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, फिर वो इफ्रंडक्ट्यूल्स में हुई, और वहाँ से फिर एपिडिडाइमस में आई, एपिडिडाइमस के बाद वो वास डेफरेंस में गई, और वास डेफरेंस जो है वो फिर यहाँ से ऊपर गया, और वो पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर हो गया। पीछे यहाँ पर एक ग्लैंड मौजूद था यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, जब ये कंटिन्यू की अपना वास्ट डिफरेंस आगे कंटिन्यू की, और यहाँ से वो सेमिनल ग्लैंड था, उसकी डक्ट भी ओपन हुई इसके अंदर, और इन दोनों के मिलने की वजह से ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर यहाँ से ऊपर से आ रही थी प्रोस्टेट, ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर प्रोस्टेट के अंदर पियर्स की, और ऊपर से आ रही थी यहाँ से यूरिथ्रा, और ये आपस में यहाँ पर इसके अंदर ओपन हो गई,
ये इजैकुलेटरी डक्ट, शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट, और जो प्रोस्टेट था, प्रोस्टेट की सिक्रीशंस भी इसके अंदर ही अपने डक्ट के थ्रू ओपन हो जाती हैं यूरेथ्रा में, यानी कि अब ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था, इधर यहाँ पर पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और वो भी जो है अपनी सिक्रीशंस इस यूरेथ्रा के अंदर ओपन कर देता है, और एट द एंड जो है वो यहाँ से जो है वो स्पर्म्स बाहर निकल आते हैं। स्पर्म्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सीमन, क्योंकि असल में क्या होता है कि जो सीमन होता है उसमें 10% स्पर्म्स होते हैं और 90% जो हैं वो उसके अंदर ये जो मुख्तलिफ सिक्रीशंस हमने यहाँ पर देखी थी वो होती हैं, तो इसलिए इसको हम लोग सीमन बोलते हैं, स्पर्म्स नहीं बोलते, क्योंकि स्पर्म्स जो है सिर्फ उसका 10% क्वांटिटी होती है। ओके, अगर हम ये देखें कि सीमन एक जैकुलेट में कितना सीमन रिलीज हो रहा है, तो वो हम बात करते हैं कि 2 to 5 ml ऑफ सीमन जो है वो रिलीज होता है एक जैकुलेट में, और इसके अंदर हर ml के अंदर कितने मिलियन स्पर्म्स होते हैं, 20 to 150 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स पर ml, ये 1 ml की बात हो रही है, और 2 से 5 ml हर इजैकुलेट में रिलीज होता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितनी ज़्यादा स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है मेल के अंदर, और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट मेल्स लाइफ जो है वो जारी रहता है। ठीक है, एक जो फर्टाइल मेल है वो थ्रू आउट लाइफ इतना जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन उसकी जारी रहती है। तो ठीक है, ये आपकी बात यहाँ पर कंप्लीट होगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कि जो हमने बात की थी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस की, तो उनमें क्या-क्या कितनी सिक्रीशन किस ग्लैंड की है और उसमें क्या-क्या मौजूद है। अब देखिए, ये जो आपका सेमिनल ग्लैंड है, ये 60 टू 70% सिक्रीशंस जो हैं वो इस ग्लैंड से आती हैं। फिर ऑलमोस्ट 20 टू 25% जो हैं वो आपके इस प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशंस आती हैं, और बाकी जो बच गई, जो स्मॉल सा पोर्शन बच गया है, वो यहाँ पर जो आपको बताया था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि इस यूरेथ्रा के प्रोस्टेट से निकलते यूरेथ्रा के दोनों तरफ यहाँ पर जो आपको दिखाया था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वो ग्लैंड के उस ग्लैंड से जो है वो बाकी की सिक्रीशंस आती हैं। तो इस तरह से मिला जुला के जो है वो आपकी सिक्रीशंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब जो ये जो 60 टू 70% सिक्रीशन इस चीज़ की थी सेमिनल ग्लैंड की, ये कौन सी, ये होती हैं अल्कलाइन इन नेचर, यानी आपको पढ़ा होगा एसिडिक और बेसिक नेचर जिस तरह होती है, और उसी तरह से बेसिक को ही अल्कलाइन बोलते हैं। तो अल्कलाइन इन नेचर यानी 7.4 पीएच से ज़्यादा पीएच होती है इस अल्कलाइन फ्लूइड की, और इसकी जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है ये। अब एक मेन जो आपको चीज़ बताऊं, तो जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है सेमिनल ग्लैंड का, वो है फ्रुक्टोज। हमें पता है कि जैसे हमारी बॉडी है, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, उसको अपना काम करने के लिए चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है। इसी तरह से जब स्पर्म है, उसको भी तो अपनी न्यूट्रिशन चाहिए किसी चीज़ से, उसकी भी तो मूवमेंट चाहिए अपनी, कि वो कैसे मूव करेगा, तो उस एनर्जी हासिल करता है वो यहाँ पर एक शुगर से जिसका नाम है फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज से वो अपनी यहाँ पर एनर्जी हासिल करता है, और उसके पीछे जो फ्लेजेला होता है, आपको पता है स्पर्म का स्ट्रक्चर इस तरह करके होता है, तो वो फ्लेजेला जो है वो मूव करता है, फ्रुक्टोज जो है वो मेटाबोलाइज करके एटीपी प्रोड्यूस करता है, और उस एटीपी के थ्रू जो है वो स्पर्म मूव करता है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। मे भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि आपका जो सेमिनल ग्लैंड है वो कौन सी मेजर सिक्रीशन रिलीज करता है, वो है फ्रुक्टोज, और वो अल्कलाइन नेचर होती हैं इसकी सिक्रीशंस। एसिडिक नेचर किसकी होती हैं, वो होती हैं प्रोस्टेट की, और ये 60 से 70% है इसकी सेमिनल ग्लैंड की, और 20 टू 25% जो है वो प्रोस्टेट की हैं, और बाकी जो स्मॉल सा पोर्शन बच जाएगा वो किसका होगा, वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आपको ये चीज़ बिल्कुल भी ना भूले और एक अजबर हो जाए, इसलिए मैं आपको एक डिफरेंट डायग्राम के थ्रू ये बात दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दूं। ये आपके टेस्टिस हैं, टेस्टिकल्स हैं, इनमें ये आपको ऊपर जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एपिडिडाइमस है, और ये बाहर स्क्रोटम आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद ये यहाँ से वास्ट डिफरेंस ये ऊपर गई, और ये आपका क्या था, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पिछली तरफ हम आ गए, यहाँ से ये सेमिनल वेजिकल थी। सेमिनल वेजिकल की ये देखें, ये सेमिनल वेजिकल की डक्ट है, ये वास्ट डिफरेंस वाली डक्ट है। इन दोनों के मिलने से ये जो बना, ये क्या था, ये इजैकुलेटरी डक्ट या शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड था। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर पियर्स कर गई ये डक्ट, ये डक्ट उसके अंदर घुस गई है। ठीक है, वहां से ये जब घुसी है, ऊपर से ये जो आ रहा था, ये क्या था, यूरिथ्रा आ रहा था, जो कि आपके इस यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा था। इन दोनों के मिलने से मजीद आगे
मतलब ऑब्वियसली मिले तो नहीं, आप ये कहें कि ये यूरेथ्रा ही कंटिन्यू करा था आगे, लेकिन इसके अंदर ओपन हो गई, ये जो शॉर्ट इजैकुलेटेड डक्ट थी, ये इजैकुलेटेड डक्ट ये इसके अंदर ओपन हो गई, ठीक है। अब ये जो है चीज़ जो यूरेथ्रा है फिर ये बाहर ओपन कर जाएगा। तो ये जो आपको मैंने पहले एक आपको 3D में बता दिया है, उसके बाद ये इस डायग्राम के थ्रू, ये बहुत अच्छी डायग्राम है, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आपको स्पर्म्स का जो पूरा पाथवे है और पूरा उसका जो बाहर तक का रूट है वो आपको क्लियर हो जाए। वापस अगर आए हम अपने टॉपिक की तरफ, तो आपको ये बताया मैंने कि प्रोडक्शन स्पर्म की कहाँ पर होती है, वो होती है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। ये देखें, ये मैंने क्या किया है, मैंने 3 क्रॉस सेक्शंस लिए हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। वो मैंने किस तरह लिए हैं ये देखिएगा। ये अगर ये देखें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इस तरह से काफ़ी कॉइल्ड थी ना, तो मैंने एक जो है वो मैंने यहाँ से काटा, ये इधर से काट लिया, एक मैंने इधर से काट लिया, एक इधर से काट लिया। अब देखिए सेंटर में ये भी खाली जगह बची हुई है, इधर खाली जगह बची हुई है, लेकिन मैंने 3 सेक्शंस जो हैं वो इस तरह काट लिए हैं। इसी तरह से आपको ये 3 सेक्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सेंटर वाली जगह जो है वो खाली है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखें। सबसे पहले तो आपको जो बाहर वाली कवरिंग है उसकी ट्यूब की वो दिखाई दे रही है, ये बाहर वाली कवरिंग है इसकी, ये आपको दिखाई दे रही है, ये बाहर बाहर सारा उसको, मतलब ये बाहर वाली कवरिंग है। फिर उसके अंदर से ही आपको जो ये बाहर अंदर की तरफ ये कॉन्स की सूरत में कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसको इसको हम कहते हैं कि ये है सर्टोलाई सेल्स। ये देखिए, ये जो इस तरह अंदर जा रहे हैं ये सारे क्या है, सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल्स ने आपकी पूरा इस तरह से, ये बहुत बड़े, बाकी सेल्स के मुकाबले में कंपैरेटिवली थोड़े बड़े सेल्स आपको दिखाए गए हैं। और ये क्या होते हैं कि इनके सेंटर में जो जगह होती है ना, वहाँ पर आपकी स्पर्म प्रोडक्शन हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स थे, हम कह रहे थे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें सर्टोलाई सेल्स के दरमियान जो जगह होती है वहाँ पर स्पर्म्स की प्रोडक्शन का अमल जो है वो स्टार्ट होता है। और वो पूरा अपनी बेस यानी कि जहाँ से इसकी लाइनिंग है वहाँ से स्टार्ट होता है और ल्यूमेन की तरफ कंटिन्यू करता जाता है सेंटर की तरफ। तो इसमें ये जो आपको मुख्तलिफ तरह के सेल्स मैंने दिखाए हैं, ये असल में इनकी शेप तो ऐसी नहीं होती, आपको भी इस बात का नॉलेज ही है कि ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए हैं। अब ये देखें, ये सबसे पहले जो गोल सेल है इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इसको ये जो मतलब स्टार्ट हो रही है आपकी जो स्पर्म प्रोडक्शन, वो किस सेल से स्टार्ट होती है, वो होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद इसकी क्या होती है, सिंपल माइटोसिस होती है, अभी मियोसिस स्टार्ट नहीं हुई, माइटोसिस होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टेम सेल के अंदर। स्टेम सेल की फिर से माइटोसिस होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके स्पर्मेटोगोनियम के अंदर। ये आपने सीक्वेंस याद रखनी है कि कौन सा सेल पहले आ रहा था, कौन सा बाद में आ रहा था, क्योंकि ये बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये अभी अभी हम इसको थोड़ा रेस कर देते हैं। तो हमने प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने बात की स्टेम सेल की, ये स्टेम सेल था, और इसके बाद हमने बात की स्पर्मेटोगोनियम की। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो फिर से माइटोसिस करेगा और अब क्या पैदा हुआ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब यहां से आगे जो है ना आपकी मियोसिस वन चलेगी, ठीक है। मियोसिस वन होगी और मियोसिस वन के कंप्लीट होने से आपको जो ये येलो कलर का सेल दिखाई दे रहा है ये आपके पास पैदा हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन कलर के सेल्स, ये कौन से हैं, ये हैं स्पर्माटिड्स। यानी अब स्पर्म जो है वो एक स्टार्ट में जो एक सेल था उससे अब 4 सेल्स बन चुके हैं मियोसिस 2 के कंप्लीट होने के बाद, और इसको हम बोलते हैं स्पर्माटिड। ये अभी एक मेच्योर स्पर्म नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर बाकी तकरीबन मेजोरिटी ऑफ करेक्टर्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं स्पर्म के। उसके बाद क्या होगा, ये स्पर्माटिड जो है वो, अच्छा यहां तक जो है इस रेड सेल से लेके इस ग्रीन सेल तक का जो सिलसिला है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड के बनने तक का जो प्रोसेस है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद आगे इसका जो स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होना और मेच्योर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होना उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो इसका एंड पे मैच्योर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होना। अब ये जब स्पर्म बन चुका होगा तो ये स्पर्म, अब ये सेंटर वाला जो हिस्सा है इस ट्यूब का, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इस ल्यूमेन से के थ्रू फिर ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा। अब मैं इसको जरा मजीद आपको क्लियर कर दूं। ये देखिए, ये मैंने इसके दो पोर्शन बनाए हैं। एक ये देखें, अगर आप यहाँ पर ये सारा इधर से, और दूसरी तरफ जो है वो एक दूसरा थोड़ा सा आपको सेक्शन दिखाने की कोशिश किया। तो अब आप देखें कि ये एक इस छोटे से पोर्शन के अंदर आपको कितने सारे स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं कि आप उसको ये देखें, आप इसको काउंट करने बैठे तो बहुत ज़्यादा। और ये अभी फिर भी स्कीमेटिक डायग्राम है। अगर आपको ओरिजिनल आप एक ह्यूमन बीइंग में देखें तो उसके अंदर न जाने कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और पूरी की पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। इसको और मैं आपको रीइंफोर्स करवा दूँ दोबारा वो बात जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि 2 to 5 ml जो है वो सीमन होता है एक इजैकुलेट का, और हर ml के अंदर 20 to 150 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है स्पर्म्स की। अभी जो हमने बात की थी एक स्पर्माटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, जिसको हमने स्पर्मियोजेनेसिस बोला था, उसको ज़रा हम मज़ीद क्लियर करते हैं यहाँ से। ये आपका स्पर्माटिड है। इसके अंदर कुछ जो एक सेल के अंदर नॉर्मल ऑर्गेनेलिज़ मौजूद होती हैं, ये इसके अंदर भी मौजूद हैं। जिस तरह की ये गोल्जी बॉडी मौजूद है, ये आपको दिखाई दे रही है। ये न्यूक्लियस मौजूद है, या माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। इसके अलावा सेंट्रियूल्स वगैरह, ये सेंट्रियूल हैं, सेंट्रियूल्स मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है और कैसे ये एक स्पर्माटिड स्पर्म के अंदर, मैच्योर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी कुछ चेंजेस आपने याद रखनी है। सबसे पहले क्या है कि जिसका ये न्यूक्लियस है वो मैच्योर स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस में ही कन्वर्ट होता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, इसकी जो गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये गोल्जी बॉडीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, ये गोल्जी बॉडीज़ क्या बना देंगी, एक्रोसोम बना देगी। एक्रोसोम के अंदर एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। तो जब स्पर्म ने जाके फीमेल ट्रैक्ट के अंदर उसके साथ एग के साथ बाइंड करना होता है ना, तो वहाँ पर ये अपने एक्रोसोमल एंजाइम्स को रिलीज़ करके और जो एग होता है उसके अंदर ये पियर्स करता है। तो इस तरह से इनकी फ्यूजन होती है और फिर एक ज़ाइगोट बनता है। ये आपकी नॉलेज में होगा पहले से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, दूसरी चीज़ है ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यहाँ पर क्या बनाती है, इसका ये मिडल पीस जो है वो बना रही है। जो ये हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। किसी को और कुछ पता हो ना हो, लेकिन ये लाजमी पता होता है। तो ये आप इसको यहाँ पर भी क्या होगा कि स्पर्म के अंदर भी जो पावर का घर है वो यही है। एटीपी प्रोडक्शन हो रही होती है इधर से भी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो टेल टेल कैसे बन रही है, सेंट्रियूज, ये आपको जो सेंट्रियूज दिखाए थे यहाँ पर, उन्हीं सेंट्रियूल्स में से जो है वो इलोंगेशन होती है और वो फिर एक टेल की शक्ल अख्तियार कर जाती है। तो ये टेल जो है मोटाइल होती है और ये जब मूव करती है तो स्पर्म को मूव करवाती है। तो ये आपने कुछ चीज़ें देखनी है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है और एट द एंड क्या हो रहा है। ये चीज़ें उसको बना रही हैं, आपके मैच्योर स्पर्म को बना रही हैं, जो कि मूव कर सकता है। और अब वो ल्यूमेन में जो आपको पूरा पाथवे बताया था स्टार्ट से लेके एंड तक का, उस पाथवे के थ्रू ये ट्रैवल करेगा और फिर जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आखिरी कुछ चीज़ें रह गई हैं इसके अंदर, वो ये कि इसकी हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह से होती है। पूरे जो हमारा इसकी प्रोसेस है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि एक बेबी पैदा हुआ और उसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए डायरेक्टली। मतलब एक मखसूस एज होती है जिसके बाद जाके स्पर्म्स की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो वो कैसे होता है, वो ये होता है कि जब बेबी जो है वो मेच्योर होता है, मतलब एक 13 14 15 की एज में एक जब मेल बॉय रीच करता है, तो क्या होता है कि ये आपको दिखाई दे रहा है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है जो कि हाईलाइट हो रहा है। ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और वो हार्मोन जो है वो इस पिट्यूटरी को, ये पिट्यूटरी है ये वाला, पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके स्टिमुलेट करता है कि भाई आप ना आगे 2 हार्मोन मजीद रिलीज करो। तो ये पहले क्या इसने रिलीज किया, GnRH, जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो इसने वो हार्मोन रिलीज किया जिसने आके इस पिट्यूटरी को कहा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि भाई आप 2 हार्मोन मजीद रिलीज करो। वो क्या कौन कौन से हैं, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ICSH। ये भी इसका नाम है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका ये नाम क्यों है इंटरस्टिशियल और ये सेल स्टिमुलेटिंग, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो इफेक्ट है ना वो कहाँ पर हो रहा होता है, वो वहीं पर टेस्टिस में जाके हो रहा होता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो यहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो नीचे टेस्टिस में जाके कैसे एक्ट कर रहा है। देखिए ये यहाँ से रिलीज हुआ, अब नीचे क्या था हमारे पास, ये टेस्टिस थी, और टेस्टिस का हमने जो क्रॉस सेक्शन बनाया था वो ये मैंने आपको साइड पे यहाँ पर दिखाया हुआ है। आपने देखा होगा कि ये जो हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके दरमियान में ये जो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, ये क्या है? असल में स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं।
इंटरस्टिशियल सेल्स, IS लिख देता हूँ मैं, ये आई पहले से लिखा हुआ है, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ठीक है। इस इंटरस्टिशियल सेल्स को उस इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने या उस हार्मोन ने इसके ऊपर आके एक्ट करना है, जिसका क्या नाम था, एक उसका नाम था LH, दूसरा नाम था उसका ICSH, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो ये ग्रीन कलर के सेल्स हैं, ये क्या हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। और इन इंटरस्टिशियल सेल्स को जब एक बेबी, एक मेल बॉय जब 12 टू 13 14 की एज तक पहुंचता है, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी के रिलीज हुए LH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों नाम इसके हैं, वो आके इसको एक्टिवेट करते हैं। इन ग्रीन जो सेल्स आपको दिखाए गए हैं, इन सेल्स को वो एक्टिवेट करते हैं, और इनकी एक्टिविटी की वजह से यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। आपने इसका नाम तो बहुत सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, इसने एक तो मेल की जो कुछ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने होते हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने होते हैं। मेल की जो है वो इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, प्यूबिक हेयर आ जाएंगे, एक्सिलरी हेयर ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, मेल की वॉइस जो है वो थोड़ी ग्रेव हो जाएगी, जो एडम्स एप्पल होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, आपने देखा होगा लेरेंक्स में, और बियर्ड आना शुरू हो जाती है, मुस्टैश आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के जो करैक्टर्स हैं, सारे जो मेल के करैक्टर्स हैं, एक बॉय से एक मेल में, एक मैच्योर मेल में ट्रांसफ़र होने का जो ज़िम्मा है वो इस टेस्टोस्टेरोन का है, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह हुआ। वो हुआ सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस था उसने रिलीज़ किया था GnRH, जो कि मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ, पर GnRH, और उस GnRH यानी गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ने फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन्स रिलीज़ किए थे, एक था LH और दूसरा था FSH। LH का हमने देख लिया कि LH या ICSH जिसका दूसरा नाम भी है, वो उसने आके इन इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर एक्ट किया और उसने टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर दिया, और टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ। फिर दूसरा हार्मोन कौन सा था, वो था फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने आके एक्ट किया इन इन प्राइमोडियल फोलिकल्स के ऊपर, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे, ये प्राइमोडियल में लिखा हूँ, प्राइमोडियल फोलिकल। तो इस प्राइमोडियल फोलिकल के ऊपर जब आके एक्ट किया तो इसने वो पूरी लीनिएज स्टार्ट कर दी, ये जो प्रोडक्शन ऑफ मेच्योर स्पर्म्स की। तो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो कि किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, उस दूसरे हार्मोन की वजह से जो कि था फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाकी जो मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा था इंटरस्टिशियल सेल से, तो वो टेस्टोस्टेरोन जब एक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाता है तो वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू वापस बंद कर देता है उसको, अपने जो हाइपोथैलेमस को कहता है, या एंटीरियर पिट्यूटरी को, बल्कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि भाई मजीद LH को रिलीज़ ना करो, मैंने टेस्टोस्टेरोन इनफ प्रोड्यूस कर लिया है। नेगेटिव फीडबैक चलाता है कि भाई मजीद प्रोड्यूस ना करो, इनफ पहले ही प्रोड्यूस हो चुका है। तो इस तरह से वो नेगेटिव फीडबैक जो है वो करता है। तो इसको मैं आपको अगर इसको ज़रा क्लियर करके यहाँ से दिखा दूँ, ये देखें, ये आपकी फेडरल की बुक में लिखा हुआ है, ये हाइपोथैलेमस था आपका। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज़ हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी को उसने कहा कि भाई GnRH के थ्रू उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने फिर एक दो तरह के जो हैं वो रिलीज़ किए, एक था LH और दूसरा था FSH। तो LH का क्या काम था, उसने ये इंटरस्टिशियल सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, वो नीचे आया। LH जो है उसने इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर एक्ट किया और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। टेस्टोस्टेरोन ने फिर जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो उसने नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी के इन हार्मोन्स को रिलीज होने से रोक दिया। और दूसरी चीज़ क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्राइमोडियल सेल्स थे उनके ऊपर आके उस FSH ने एक्ट किया, जो दूसरा हार्मोन रिलीज हुआ था FSH, और FSH ने फिर बाद में स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो उसको उसको स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से स्पर्म जो है वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ मेल के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कुछ बातें मजीद जो मैं लेक्चर के स्टार्ट में आपको नहीं बता पाया वो ये थी कि एक्सटर्नल जेंटेलिया में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और इंटरनल जेंटेलिया में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो एक्सटर्नल जेंटेलिया में कौन कौन सी जो चीज़ें बाहर आपको हैंग करती हुई दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल जेंटेलिया। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एक उसमें ये टेस्टिस आ जाएंगी, दूसरी उसमें पीनस आ जाएगी, और इन ये दोनों जो है एक्सटर्नल जेंटेलिया का पार्ट है। पीनस का, टेस्टिस का मैं आपको सारा बता चुका हूँ। पीनस का फंक्शन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो है वो एक स्पॉन्जी सा सॉफ्ट स्मूथ टिश्यू होता है, जिसके अंदर क्या जब ब्लड की फीलिंग होती है तो ये इरेक्ट कर जाता है, और इरेक्शन की वजह से जो है वो फिर इसके अंदर जब क्लाइमैक्स रीच करता है तो स्पर्म्स जो हैं वो अपने पूरे पाथवे के थ्रू बाहर जो है वो इस यूरिथ्रा के थ्रू, जो कि यहाँ से था, वो बाहर
निकल आता है। एक और बात आपको बता दूँ कि यूरेथ्रा को हम लोग यूरोजेनिटल ट्यूब भी बोलते हैं। यूरोजेनिटल क्यों? कि इसमें यूरन यूरो से मतलब इसका यूरन यूरन भी यहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है मेल में, और जो जेनिटल यानी कि जेनिटल पोर्शन जो हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर जो स्पर्म्स हैं वो भी यहीं से बाहर निकल रहे होते हैं। तो सेम एक ही पाथवे, एक ही कॉमन ओपनिंग है बाहर की तरफ मेल के अंदर स्पर्म्स की भी, और जो यूरिन की भी, इसलिए इसको यूरोजेनिटल ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये इसने बाहर स्पर्म्स की रिलीज भी कर दिए। और फिर उसके बाद एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी पहले जो गलत बता चुका था वो ये था कि जो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लें कि जो आपके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो एक लोब्यूल के अंदर कितनी, मैंने आपको बताई थी 200 टू 250 बता दिया था, सॉरी टोटल लोब्यूल्स की तादाद मैंने आपको 200 टू 250 बता दी थी। तो लोब्यूल्स की तादाद जो है वो 300 तक होती है, यानी 250 से 300 तक होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वो जो पहले वाला था उसको आप भूल जाएं, ये 250 टू 300 जो आपकी लोब्यूल्स है ना, ये आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट फिर अगर हम आएँ उसकी तरफ इंटरनल जेनिटेलिया की तरफ, तो उसमें कौन-कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो शामिल हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इंटरनल जेनिटेलिया में आपका जो ट्यूबुलर सिस्टम है, ये जो एपिडिडाइमस और ये वास डेफरेंस, और फिर उसके बाद आपके जो ग्लैंड्स हैं तीनों, सेमिनल ग्लैंड है, उसके बाद आपका जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और फिर उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड सिस्टम है और ट्यूबुलर सिस्टम है, ये आपका इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर आ जाएगा। एक और चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो टेस्टिस हैं ये बाहर बॉडी में बाहर क्यों हैंग कर रही होती हैं, ये इस तरह से बाहर क्यों हैंग कर रही हैं, जबकि जो फीमेल के अंदर ओवरीज हैं वो तो बॉडी के अंदर अंदर रखी हुई होती हैं, तो ऐसा मेल में क्यों नहीं है? तो इसकी रीज़न ये है कि जो टेस्टिस हैं इसके अंदर जब स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है, स्पर्म प्रोडक्शन को टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी की निस्बत थोड़ा सा कम चाहिए होता है। यानी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसको कितना चाहिए, उसको चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस वजह से जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर हैंग कर रही होती हैं, ताकि उसको बॉडी जितना टेम्परेचर जो कि 37 है वो ना मिले, बल्कि उससे थोड़ा सा कम मिले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है कि 2 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए उसको स्पर्म्स की प्रोडक्शन को होने के लिए, तो इस वजह से टेस्टिस जो हैं वो बाहर हैंग कर रही हैं। सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 3D मॉडल्स की मदद से समझने चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और मैं होप करता हूँ कि आपको इसके बाद, इस लेक्चर के बाद, हर चीज़ जो है वो अज़बर होगी होगी और कोई चीज़ आपको भूलेगी नहीं इंशाल्लाह। अब इसके अलावा अपनी फेडरल की बुक, अपनी पीटीबी की बुक वगैरह उससे भी कंसल्ट करें, बलूचिस्तान की बुक भी देखें, डायग्राम्स देखें और इस 3D मॉडल के साथ कंपेयर करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जब तक आप 3D में नहीं देखते तो आपको चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हो पाती। बुक के अंदर जिस तरह से डायग्राम बनी होती हैं तो वो आपको बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये चीज़ कहाँ से कैसे जा रही है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।